हम लोग जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख रहे थे, इसका 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब इसका अधिवेशन का स्थान क्या क्या था दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब बनाई जाती है, अगर उस पर मीटिंग किया जाता है तो उसका एक मुखिया होता है। मुखिया का मतलब जैसे आप देखते होंगे, अभी इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी पार्टी है, अगर उसका सर्वे सर्वा देखा जाए तो आपको कौन में देखने के लिए मिलते हैं, एक नड्डा करके हैं वहां के, ठीक है, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर कांग्रेस का देखेंगे अभी फिलहाल की कांग्रेस जो राहुल गांधी है, तो वहां पे कौन है, तो आप लोगों को सबको पता है कि मतलब अध्यक्ष का पद किस लिए बनाया जाता है। तो ये अधिवेशन, और अधिवेशन क्या चीज होता है इसके बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 अधिवेशन ऐसा है जिसको हम लोग पढ़ने के पूरा प्रयास किए हैं। अब उस पे जो है आज हमारा पार्ट 2 नंबर, मतलब दूसरे नंबर का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोग 12 से 15 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज से आपका ये क्लियर होगा कि पहले आपने थ्योरी कंप्लीट किया, उसके बाद उससे संबंधित जो सवाल है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न अपना। मतलब इसके पहले हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हमारा 13 नंबर का सवाल है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 13 नंबर का सवाल दोस्तों कह रहा है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताने का प्रयास करिए। देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता, अब देखिए 2 चीज यहां पे समझना है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जब पहली बार हम लोग कांग्रेस के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो दिमाग में हमारे समझ में नहीं आता कि यही कांग्रेस है जो आज के समय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चलता हुआ आ रहा है, यही है, या फिर जो पहले की कांग्रेस थी जो 1885 में एओ ह्यूम ने स्थापित किया था, क्या वही थी? हाँ, कुछ उसी का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही वो तो अधिवेशन इसलिए कराया गया था कि भारत को जो है स्वतंत्रता दिलवाना है, तो 47 तक मुख्य रूप से कारगर साबित हुआ था। और अगर आपको देखने के लिए मिले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना सबसे पहली बार किस प्रकार से शुरू हुआ, तो देखेंगे एक रहते हैं अंग्रेज अधिकारी, एओ ह्यूम होता है उनका नाम दोस्तों, क्या? एओ ह्यूम, ठीक है। इनके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये रिटायर अधिकारी होते हैं, मतलब अपने पद से जो है पद को समाप्त कर चुके होते हैं, मतलब अपनी जॉब को पूरा कर चुके होते हैं और रिटायर हुए रहते हैं। तो इनके मन में आता है कि भारतीयों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो है अब तक बहुत ज्यादा शासन कर चुके थे और उनकी प्रताड़ना जो है बहुत तरीके से चल रही थी। तो इनके समझ में आया कि एक पार्टी हम लोग बनाते हैं और इस पार्टी के माध्यम से जो बड़े बड़े नेता उभर रहे हैं भारत में उनको अपने में शामिल करते हैं और ज्यादा दिन तक जो है हम लोग भारत के ऊपर शासन करते हैं। ऐसी भावना थी इनकी। अच्छा, याद रखिएगा, जब एओ ह्यूम इस पार्टी की स्थापना करने की सोच रहे थे तो उस समय वायसराय के पद पर कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अब देखिए, एक सवाल यही से आपका बन जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 के आसपास, तो उस समय जो है कौन था वायसराय, तो वो देखने के लिए मिलता है दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अच्छा, यही डफरिन बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी है जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए थे, उन्होंने ही बताया था कि ये जो कांग्रेस इन्होंने बनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ये जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो 3 दिनों का तमाशा है। तो इस प्रकार से कई लोग हैं। अब इसके बाद एक अंग्रेज वायसराय होते हैं, उनका कहना ये होता है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, मतलब ये लड़खड़ा रही है और मैं इसको मरते हुए देखना चाहता हूं। 1857 के समय में जो ये सब हुआ था उन सब चीजों को वो ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को प्रकरण में ला रहे थे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो उछाली जा रही थी, लेकिन इसका कोई खास इफेक्ट इस पे नहीं पड़ा था, इस पार्टी पे, क्योंकि ये जो देखिए अब ये पार्टी तो बन गई कब, सन 1885 में। चीजें आप लोग एक बार समझ लेंगे ना, क्योंकि ये चीज तो हम एक बार देख चुके हैं। अब इसको जब डिटेल से हम देखेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी क्लियरिटी सही हो जाएगी, मतलब आपका जो भी कंफ्यूजन होगा सब कुछ दूर हो जाएगा। इसमें देखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है एओ ह्यूम के द्वारा, और जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो होते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी।
कौन होते हैं दोस्तों? डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये वही डब्ल्यू सी बनर्जी है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग इतना देखने के बाद ये समझ में आता है कि जो अब ये पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था कब तक? 1906 तक। अब 6 के बाद अगला अधिवेशन आता है 1907, जो कि सूरत में अधिवेशन होता है दोस्तों। कहां पे? सूरत में। अब ये जो सूरत में अधिवेशन होता है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, ठीक है, सूरत कहां पे है? तो सबसे पहले आप लोग जान जाइएगा, सूरत जो है गुजरात में है। ठीक है, अब आप सूरत में 1907 में अधिवेशन होता है दोस्तों। यहीं पर ये कांग्रेस पार्टी में विघटन होता है। अच्छा, विघटन क्यों होता है? अभी देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी है अभी आज की देखी जाए, या फिर आपकी जैसे बीजेपी पार्टी मान लीजिए ये बहुमत में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, बीजेपी है और बीजेपी के एक प्रमुख नेता है, आप लोगों को पता होगा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब। इनका जो काम है पूरे बीजेपी पार्टी में सबसे बेस्ट है। कोई एक सिंगल पर्सन हो पूरे भारत वर्ष की बात किया जाए जो नितिन गडकरी के काम पर उंगली उठा सके, वो ईमानदार मंत्री हैं। मतलब अपना काम जो है बहुत सही तरीके से किए हैं परिवहन मंत्रालय में। ठीक है, अब जो है अगर इनको इनकी कोई मांग होती है, मोदी साहब होते हैं या कोई बड़े नेता होते हैं, अमित शाह साहब, अगर इनकी मांग को ठुकरा देते हैं तो क्या करेंगे? ये नाराज तो होंगे ना। ठीक है, अब इसकी नाराजगी शुरू में तो पता नहीं चलेगी। जैसे अभी आपका मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरा दमदार तरीके से चुनाव लड़ा भैया, जबरदस्त। अच्छा, किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस बार जो शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे, किसी को पता नहीं चला। और इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऐसा किया बीजेपी वालों ने कि मोहन यादव नाम से जो है एक मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान अब नहीं बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे। तो बताइए, कहने के लिए तो शिवराज भाई मामा कहा जाता है इनको, ये प्रसन्न तो नहीं हुए, क्योंकि देख करके हाव भाव से इनको लगा कि बहुत दुख हुआ, लेकिन बीजेपी का इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि कुछ कर नहीं पाए। यही फूट जो है, जैसे आपका नितिन गडकरी का हुआ, ये शिवराज सिंह चौहान का हुआ, आगे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बाद ये विघटन में टूटेगा, इनके बीच में दरार आएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस 2014 में हुआ, कई पार्टियां इनसे अलग हुई, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत सोरेन असम के मुख्यमंत्री, ये सब कांग्रेसी थे, लेकिन आज के समय में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसी तरह से जो फूट होती है दोस्तों, परिवार की भी फूट इसी तरह से होती है। शुरुआत में धीरे 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 होता है और एक दिन ऐसा आता है जब ये बड़ा पैमाना ले लेती है। तो यही चीज देखने के लिए मिला आपको कांग्रेस पार्टी में। 1885 के बाद से बातें चलनी शुरू हो गई थी। 1907 आते 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 जो है अंततोगत्वा इस पार्टी में दो पार्टियों का जो है विघटन हो गया। एक बन गया आपका नरम दल और एक बन गया गरम दल। मतलब दो लोगों में, दो पार्टियों में ये विभाजित हो गई। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखा गया नरम दल को कौन चुना, गरम दल को कौन चुना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो युवा वर्ग था वो गरम दल चुना, और जो वृद्ध दल था, जैसे दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तमाम लोग थे। सॉरी, महात्मा गांधी तो 1916 में आए थे, लेकिन इसके पहले जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, ये सभी तमाम लोग जो वृद्ध लोग थे, ये लोग नरम पार्टी को इख्तियार में लाए। और गरम दल, नरम दल में हमारा जो है कांग्रेस पार्टी कब विभाजित होती है? 1907 में। तो यही चीज वहां पे सवाल पूछा जा रहा था कि नरम पंथियों का वर्चस्व कब जाहिर हुआ, ये बताइएगा। तो देखिए, इसमें सवाल था कि अधिकतर नरमपंथी जो थे वो कहां से थे? क्या ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, या शहरी क्षेत्र से आए थे, या फिर दोनों ओर से आए थे, या पंजाब से आए थे? तो देखिए, जो अधिकतर नरमपंथी थे ये शहर थे, शहर के थे। तो शहर से क्यों थे? क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए गांव में उस समय कॉलेज नहीं होता था, स्कूल नहीं होता था, शिक्षा का कोई संस्थान नहीं होता था, मदरसा नहीं होता था। मतलब तमाम चीजें शिक्षा के लिए जो भी अवेलेबल था वो कहां था? वो शहर में था। इसलिए दोस्तों देखने के लिए मिलता है कि वहां पे पढ़ने के लिए तमाम लोग जो है शहर जाते थे। ठीक है, शहर में जाकर के वो पढ़ाई करते थे और वहीं से जो है इस आंदोलन में सहभागिता अपनी सुनिश्चित करते थे। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, कांग्रेस की पार्टी में। क्या करने के लिए? कि भारत को जल्द से जल्द आजादी दिलाई जाए, बहुत हो चुका हम लोगों का गुलामी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो नरमपंथी थे वो शहर क्षेत्र से थे और जो गर्मपंथी थे वो पूरा मिक्स थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट की व्याख्या हम लोग देख चुके,
उसका एनालिसिस देख चुके। इसमें जो है महादेव गोविंद रानाडे साहब थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले देखने के लिए मिलते हैं, फिरोज शाह मेहता, ये लोग प्रमुख थे नरमपंथी नेताओं में। ठीक है, अधिकतर शहरी क्षेत्रों से अगर बात किया जाए, क्योंकि शिक्षा जो थी अभी बताया गया आपको कि शिक्षा कहाँ मिल सकती है, शहरों में ही मिलती थी। आज के समय में ना गांव में तमाम सुविधाएं हो गई हैं, स्कूल खुल गया है, कॉलेज खुल गया है और आपका कोचिंग संस्थान तमाम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है आज के समय में गांव पे भी रह करके आप प्योर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग अभी ये क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये लड़का, ये बंदा, ये भाई, दोस्त जो भी है, ये अपने घर पे गांव में अपने एक कमरे में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी की सबसे बेहतरीन सुविधा है। हाँ, लेकिन इसी बीच में यूट्यूब पे लड़के भटक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तमाम चैनलों पे दिन भर में अगर उनको मैथ पढ़नी है तो मेरे भाइयों कम से कम 4 से 5 चैनलों पे बस केवल घूम रहे हैं आधा आधा घंटा और ग्रहण कुछ नहीं कर रहे हैं। दिमाग में टेंशन लेके पाले हुए हैं कि यार यूट्यूब पे तो सब बवाल चल रहा है, कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी को भी चुनिए, आप किसी एक को चुनिए, प्रैक्टिस कहीं से भी करिए, लेकिन थ्योरी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास जो है आप कहीं एक ही क्लास को पकड़ के करिए और उसके सारे क्लास को करिए। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कहीं से भी करें, आप अपना 100% दे सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, यानी आज का क्वेश्चन नंबर 2 और इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि पहली वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथियों का प्रभाव कब आया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब जो आंदोलन को प्रमुख रूप से आगे ले जा रही है, आंदोलन को चरम पर पहुंचा रही है। कौन सी पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी। वही पूछ रहा है कि इस आंदोलन में जो गरमपंथी नेता थे उनका प्रभाव कब हुआ? 1906 के बाद, 1909 के बाद, या 14 के बाद, या 1919 के बाद? तो देखिए 1906 का हम लोग देखें तो यहां पे दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। प्रिय मित्रों, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 में। आप लोग कहेंगे सर कि जब ये स्थापना हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय तो सभी धर्म एक हो गए थे, ईसाई हुए, पारसी हुए और आपके हिंदू धर्म हुए, मुस्लिम धर्म हुए, सब लोग एक होकर के एक पार्टी में काम कर रहे थे, तो फिर अलग से पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता हुई? तो ये पार्टी बनाने की आवश्यकता सिर्फ अंग्रेजों की देन थी। वो चाहते थे कि भारत जो है हिंदू और मुसलमान के धर्म में बटे, उन्होंने ऐसा चाहा, इस वजह से ये चीजें हुई। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर ही दी जाती है, जबकि मुस्लिम लीगों को पता था, मुस्लिमों को पता था कि उसमें देखेंगे आप बदरुद्दीन तैयब जी जो तीसरे होते हैं अधिवेशन में, आपके अध्यक्ष पद को संभालते हैं ना, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी थी? यहाँ पे सभी धर्म थे, लेकिन अंग्रेजों का यह मत था कि हम इनको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बांट करके आगे की प्रक्रिया को जारी रखें, ज्यादा दिन तक हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से उनकी रणनीति हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो, तमाम चीजें। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। हालांकि आगे चल करके दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे इन सब चीजों पे कि 1916 लखनऊ का अधिवेशन होता है, जहां पे आपको देखने के लिए मिलता है कि यही मुस्लिम लीग फिर से सम्मिलित हो जाती है। कहां पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, ये चीज कैसे आपको समझ में आएगा? अभी देखिएगा आप, एक यूपी में समाजवादी पार्टी है, आपको पता होगा कि बीच में बहुत कलेश हुआ था उनके बीच में, यानी अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था। तो जो 2017 का चुनाव था वहां पर भी बहुत कलेश देखने के लिए मिला था इस परिवार में, तो उसका फायदा अलग पार्टियों को हुआ। उसी प्रकार से तीसरी पार्टी थी अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तो उनको फायदा इसलिए हुआ कि अगर हम भारत को बांट देंगे अंग्रेज और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में, तो फायदा हमारा होएगा। इसलिए उन्होंने 1906 में कुछ भी करके आगा खां और एक अधिकारी थे, जो दोनों जो लोग मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इसके बाद 1909 का हम लोग देखते हैं। 1914 आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। कब? प्रथम विश्व युद्ध। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 के बीच में चलता है। और इसी में आप लोगों को पता होगा कि 17 में एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं। 1909 की डेट इसलिए भी आपको याद करनी चाहिए क्योंकि आईसीसी करंट की बात अगर करें स्टैटिक जीके की कि तो आईसीसी की स्थापना भी 1909 में ही देखने के लिए मिलता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईसीसी का, तो आपको यूएई में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट को चालू करवाना, मतलब क्रिकेट करवाना अंतर, जैसे आपका हुआ एशिया कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप हुआ। अभी देखिए आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पूछ सकता है कि किन दो देशों के बीच में होने वाला है, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए के बीच में, मतलब वहां के मैदान के पे होएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। क्योंकि 1906 के बाद जो है जो थे गर्मपंथी, उनका प्रभाव कुछ ज्यादा आया किस पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 1919 की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील। उसके बाद दोस्तों इसी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन। तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा था, तो उसमें देखने के लिए मिला आपको कि प्रारंभ में कांग्रेस में जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे कई नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव बहुत बढ़ा। इसके बाद ये पता चला कि साथ आते आते सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है एनी बेसेंट के प्रयास से। हालांकि फिर से 1916 में इसमें समझौता होता है, लेकिन तब तक जो है गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो ये गर्मपंथी जो है कभी भी नरमपंथियों के साथ नहीं आते, भले ही एनी बेसेंट अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लेती। अच्छा, एनी बेसेंट कौन थी, तो इनके बारे में बताया जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हालांकि ये आयरिश थी, मतलब आयरलैंड से आई हुई थी, लेकिन भारतीय नहीं थी, लेकिन महिला तो थी ना। तो इससे एक सवाल और करता है कि वह कौन सी महिला थी जो भारतीय थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर अपना जो है आसीन हुई थी, मतलब उसका पद संभाली थी। तो 1925 का डेट याद रखिएगा, उनका नाम था सरोजनी नायडू, जिनके जन्म दिवस पर आपका महिला स्वतंत्रता दिवस भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी का मतलब यही हुआ गर्मपंथी, और नरमपंथी का मतलब हुआ जो नरम धारा को, यानी जो उम्र उम्र से ज्यादा हुए करते थे, उनको देखने के लिए मिलता है कि वो नरमपंथी का सपोर्टिव रहते हैं, जब उग्रपंथी गर्मपंथी होते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि उग्रपंथी कौन नहीं था, तो भैया मेरे उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, ये नरमपंथी थे। आपको पता भी होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले वही थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। जब महात्मा गांधी 1915 में वापस आते हैं, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, अपना 21 वर्ष का समय गुजार करके दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए जाते हैं, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका। वहां से आते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। और एक चीज याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को एक चीज और देखने के लिए मिलता है कि भारत में मनाया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा 9 जनवरी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दो। आवाज तो आ रही होगी दोस्तों ना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आवाज में इशू आ रहा है या फिर वीडियो नहीं सही चल रही है, नेटवर्क का इशू है, जो भी हो, वीडियो क्वालिटी, सब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, इनके बारे में तो आपको बता दिया गया कि ये महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर थे। ठीक है, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये उग्रपंथी नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये लोग क्या थे, तो ये लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं क्या, कि उग्रपंथी थे। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा कमेंट में देख लेते हैं कि किसका कोई कमेंट आया है क्या, उसके हिसाब से जो हम लोग बातचीत आपका आगे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, हाँ आवाज तो सही है।
ठीक है, ठीक है। देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य भी बोला जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इनका एक सबसे प्रमुख डायलॉग रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है। अगर ये आपसे सवाल पूछे कि ये नारा किसका है, किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आप लोग बताइएगा कौन? तो बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए आगे, तो आपका देखने के लिए मिलते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं ये उग्रपंथी नहीं होते हैं, ये नरमपंथी होते हैं। और नरमपंथी होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी चीज को लेकर के लचीलापन अपनाना, मतलब अग्रेसिव होकर के कार्य नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अग्रेसिव वही करते हैं जो गर्म पंथियों में शामिल हुए थे, और गर्मपंथी में वही थे जो आपको बाल गंगाधर तिलक देखने के लिए मिलते हैं। मदन लाल, उधम सिंह, ये उधम सिंह वही हैं जो एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर जो है बंदूक से हमला करके उसको मार दिए थे। ठीक है, तो ये लोग, सभी लोग जो है आपको ऊपर तीनों लोग दिख रहे हैं, ये नरम दल नहीं गरम दल में शामिल हुए थे। जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और विभाजन किस प्रकार से हुआ था, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सूरत में अधिवेशन हुआ था। कहां पे? सूरत में। रास बिहारी बोस जो है वहां पे अध्यक्षता के पद को संभाले थे, लेकिन वहां पे जो है पार्टी को एक नहीं कर पाए, उसमें फूट हो गई। और फूट इसीलिए हुई थी कि कुछ लोग तो जो थे वो बड़े मतलब विनम्र भाव से निवेदन कर रहे थे कि हमको आजादी मिलनी चाहिए सर, ऐसे है वैसे है, बड़े सरल स्वभाव में। लेकिन अब कुछ युवा रहते हैं, युवा जो होते हैं वैसे भी अग्रेसिव होते हैं, उनको भीख मांगना या फिर जैसे विनम्रता से किसी के सामने पेश आना, अगर वो गलत नहीं है तब, तो ये सब चीजें देखने के बाद जो 1907 में विघटन हो जाता है। और उग्रपंथी जो होते हैं वो गर्मपंथी के नाम से भी जाने जाते हैं, गर्मपंथी। ठीक है, तो इन लोगों का जो है फिर आगे चल करके एक अधिवेशन होता है सन 1916। अब 1916 अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो होता है कहां पे? आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि जो 1916 का अधिवेशन है वो कहां होता है, तो याद रखिएगा ये 1916 में होता है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग कर रहा है हमारा जो बोर्ड है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा केयर करिएगा कि जो 1916 का अधिवेशन है दोस्तों, वो कहां होता है? लखनऊ में होता है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो 1907 में कांग्रेस टूट गई रहती है दो दलों में, नरम दल और गरम दल में, इसको पुनः एकजुट किया जाता है किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के सहयोग से। अब ये एनी बेसेंट कौन है? इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आयरलैंड से आई हुई महिला होती हैं जो भारत में रहती हैं, भारतीय नागरिकता ले ली होती हैं। ठीक है, तो इनके सहयोग से फिर से कांग्रेस जो है एकजुट होता है। और जो मुस्लिम लीग बना हुआ होता है 1906 में, वो भी कांग्रेस से आकर के एकजुटता दिखाता है, और साथ मिल करके लोग जो है आगे अपना कार्यक्रम रखते हैं, अगला अधिवेशन करते हैं। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका योगदान प्रमुख रूप से कितना अच्छा रहा हमारे स्वतंत्रता को प्राप्त कराने में। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ये सवाल हो चुका है। देखिए, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि 1905 ईस्वी में जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं कौन? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब वहां से वापस आते, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अब ये दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे? तो एक थे दादा अब्दुल्ला। जब ये पढ़ाई करके लंदन से वापस आए महात्मा गांधी भारत में, तो भारत में आने के बाद इनको जो है एक केस मिलता है दादा अब्दुल्ला का, कहां पे लड़ने के लिए? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये फिर दोस्तों चले जाते हैं अफ्रीका, वहां पे 21 वर्ष तक रहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी से अगर एक सवाल पूछे कि उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह पहली बार कहां पे हुआ, तो आप लोग कभी भारत मत बताइएगा 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह होता है, ये नहीं। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में वो एक सत्याग्रह कर चुके रहते हैं। और वो क्यों हुआ रहता है? एक बार ये ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं महात्मा गांधी, तो वो जो होता है जनरल टिकट होता है, वहां पे केवल अंग्रेज अधिकारी, मतलब अंग्रेज लोगों के लिए ही जाने का वहां पे लागू था। लेकिन महात्मा गांधी का नाम बहुत बड़ा था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो जब ये टिकट कटवाए, तो वहां का अधिकारी जो था टिकट काट रहा था, उसको स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ये लगता है कोई अंग्रेज ही है जो इतना बड़ा नाम रखा हुआ है। उसके समझ में नहीं आया, वो टिकट काट दिया किसका? जनरल का, कि जाइए सर। अब जब ये गए ट्रेन में बैठे, तो अंग्रेज देखे, वो तो पूरा एकदम उनका
पारा जो है हाई हो गया कि ये जो हिंदू है, ये मतलब काले लोग हैं, ये हमारे श्रेणी में कैसे आके बैठ गए। तो इतना ही नहीं, उनको धक्का दे दिया गया ट्रेन से, वो बाहर निकल गए, ट्रेन में बैठ नहीं पाए। तब जाकर इनको आहत हुआ गांधी जी को कि मैं इतना पढ़ा लिखा, आज के समाज में बलिस्टर कहलाता हूं मैं, और यहाँ केस लड़ने के लिए आया हूं, मैं वकील हूं और मेरी ये हालत है। फिर जो है वो वहां पे आंदोलन शुरू करते हैं और उनका आंदोलन वहां पे सफल होता है। उसी वजह से वो आते हैं भारत में और भारत की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो किससे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। अब इनसे जब मिलते हैं महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि भारतीय तत्कालिक स्थिति है क्या। नहीं तो आप तो अभी तो पढ़ के आए हैं, लंदन से आए हैं, फिर चले गए अफ्रीका, 21 वर्ष बाद आ रहे हैं, तो आपको क्या पता इंडिया में क्या चल रहा है। इसको जानने के लिए आपको पहले पूरा भ्रमण करना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर इसका ताजा ताजा एग्जाम्पल दिया जाए, जो आपके राहुल गांधी है फिलहाल इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी इनकी जो आ रही है, कारण यही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये चालू किए थे। इनके भी जो आईटी सेल वाले होते हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी इनके बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके दिमाग की ये उपज ही थी कि सबसे पहले आप यात्रा करिए, क्योंकि आप भी तो शहजादा कहते हैं ना मोदी साहब, कि राहुल गांधी शहजादे हैं, एक बिहार में शहजादे हैं तेजस्वी, तो इनको भी ये लालन पालन इनका भाई बड़े परिवार से हैं। आपको पता ही 60-65 साल इनकी पार्टी, मतलब इनके घर वाले जो है राज किए हैं भारत पे, तो लालन पालन बड़े प्यार से इनका हुआ और बड़े स्तर पर हुआ। तो ये कैसे समझ पाएंगे भारत की जमीनी स्तर को? इसके लिए इनको भी बहुत बड़ी जो है 4000 किलोमीटर के आसपास जो है सफर करना पड़ा था, पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। अब जाकर के इनकी प्रतिष्ठा भारत में कुछ समझ में आने लगी है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी भी पूरा भारत का सफर किए थे, लगभग 2 से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। 15 के बाद 17 में राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति होता है जो बिहार से चलकर जाता है और महात्मा गांधी से संपर्क करता है। उनसे मिल करके बताते हैं कि सर देखिए, हमारे यहाँ चंपारण में बड़ी समस्या चल रही है, नील की खेती करवा रहे हैं सब जबरदस्ती। अच्छा आप सोचिएगा, 3 कठिया प्रणाली उस समय चालू होती दोस्तों। अच्छा 3 कठिया क्या होती है? मतलब 20 कट्ठा, वहां पे कट्ठे में जमीन चलती है, 20 कट्ठे में आपको जो है 3 कट्ठा नील की खेती हर हाल में करनी है। और एक बार नील की खेती करने के बाद आपके खेत की उपज की मात्रा 90% खत्म हो जाती है। किसानों के पास उतनी जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों उनको जबरदस्ती ये करवाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी। तब जाकर के राजकुमार शुक्ल गए, गांधी जी को लेकर के आए और यहां पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह स्टार्ट होता है। कब? 1917 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले से इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे, ये तो बता दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां जो सवाल पूछा जा रहा है 1947 मतलब भारत आजाद हो चुका है। तो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले तो बहुत अध्यक्ष पद हुए 1885 से लेकर 1947 तक, लेकिन 47 में जब भारत आजाद हुआ उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को कौन सुशोभित कर रहा था? कौन इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहा था? कौन अंग्रेजों से जो है सहमति जता रहा था? कौन था जो आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 से 45 तक चला, तो किन लोगों ने ये कहा कि मेरे यहाँ के जो भी हैं सैनिक, वो आपकी तरफ से लड़ने द्वितीय विश्व युद्ध में तभी जाएंगे जब आप भारत को आजाद करेंगे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी किसी एक लोगों की पार्टी थी, ये पूरे भारत की पार्टी थी। जिन लोगों के दिमाग में अभी भी भ्रम पड़ा हुआ है, तो उस चीज को आप लोग बाहर निकालिए, इन चीजों से बाहर निकलिए, ठीक है। आप देखिएगा 47 जो होता है आता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जेबी कृपलानी होते हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। अगर ऑप्शन के थ्रू आप जाएंगे, आप आसानी से आंसर के पास चले जाएंगे, क्योंकि कभी कभी जब चीजें आपको समझ में ना आए क्वेश्चन पढ़ के, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाया करिए। आप देखिए, आप कोई पीएचडी करने के लिए यहां नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सटीक रणनीति के साथ मेन फोकस करना पड़ेगा आपको आंसर के ऊपर। अभी तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें होता है इनमें से कोई नहीं और उपरयुक्त में से एक से अधिक, तब और भी आपकी हालत खराब होती है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, ऐसा हो नहीं सकता,
कि ये भारत के कांग्रेस पद पे अध्यक्ष रहे हो जब भारत आजाद हुआ हो, क्योंकि इन्हें तो प्रधानमंत्री बनना था। जाहिर सी बात है, सबको पता है। सी राजगोपालाचारी ये भी नहीं होते हैं, और राजेंद्र प्रसाद इनको तो राष्ट्रपति बना ही दिया जाता है, प्रथम राष्ट्रपति आपके कहे जाते हैं। लेकिन जेबी कृपलानी जो होते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। 47 के समय जब भारत आजाद होता है तो अध्यक्ष पद यानी बड़े बड़े निर्णय लेने का काम कौन करता है? तो जेबी कृपलानी। और एक चीज याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1940 से 1945 तक यह स्थगित रहता है, एक भी अधिवेशन नहीं होता है। अभी पीछे जो 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहां पे सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस का जो है सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहा था? तो आप तो कहेंगे सर अध्यक्ष का पद जो है एक ही वर्ष तक तो होता है। जी नहीं, 1885 से 1940 तक कंटिन्यू हर साल अधिवेशन होता था। अच्छा, विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था, लेकिन 1940 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध कौन? दूसरे वाला। तो 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं और 45 तक रहते हैं। फिर आगे 46 का अधिवेशन होता है और 47 का, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि जेबी कृपलानी जो होते हैं, यह आजादी दिलाने में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका होती है। इसके बारे में हम लोग देख लें अगर, जेबी कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54 अधिवेशन, मतलब 54 नंबर का अधिवेशन होता है, और नवंबर 1946 में अध्यक्ष बनते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता को यानी 15 अगस्त 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष से रहते हैं। और इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया, और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं क्या? अध्यक्ष के पद को संभालते हैं। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार और अध्यक्ष बनते हैं, कब? जब सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा देते हैं महात्मा गांधी के कहने पर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, फिर ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं वहां पे, और एक बार और अध्यक्ष बनाए गए 1947 में, इस्तीफा दे देते हैं कौन? आपके जेबी कृपलानी। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है। इसको देखने से पहले एक चीज आप लोग समझिएगा, स्वराज शब्द को। स्वराज शब्द, ये जो शब्द है, स्वराज का मतलब होता है कि मेरे यहां जहां का मैं नागरिक हूं, जिस देश का नागरिक हूं, मुझे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मेरा भी स्वराज होना चाहिए, मेरा भी खुद का कुछ अधिकार होना चाहिए, मुझे किस प्रकार से जीना है, मुझे किस प्रकार से नौकरी करनी है, मेरा पेशा क्या होना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता क्या क्या होनी चाहिए, मेरा एक कहा हुआ वक्तव्य में ही कहीं के पे कुछ जो है अपना भाषण दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, देश मेरा है, कानून विदेशों का है। इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसी ने किया था? अगर यह शब्द दिया था तो उनका नाम था आचार्य दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द को आज हम लोग तोड़ देंगे, मतलब इसके सारे फैक्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद 1906 का जो अधिवेशन होता है, जहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, दादा भाई नौरोजी साहब होते हैं अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की बात किया जाए, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। किसे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के वयोवृद्ध के नाम से। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। दिया किसने? दयानंद सरस्वती ने। इस्तेमाल किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इस्तेमाल किया। अब इसके बाद फिर से एक पार्टी की स्थापना होती है, उसमें फिर से स्वराज शब्द सम्मिलित रहता है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना। अब ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब की जाती है और कौन करता है? तो देखिए, दो लोग होते हैं, एक होते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और इसके बाद होते हैं चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, ये दो लोग मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में, 1923 में। इतना चीज याद रखिएगा। स्वराज शब्द से दो चीज, स्वराज शब्द दिया किसने, पहली बार प्रयोग किसने किया, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। और एक चीज याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज, यानी स्वराज जो शब्द है, इसको हम लोग आज पूरा इसका फैक्टर कर डालेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया?
तो याद रखिएगा 1929 का डेट, 1929 लाहौर का अधिवेशन था। लाहौर आपके पाकिस्तान में आज के समय पड़ता है, उस समय लाहौर में अधिवेशन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू थे क्या, अध्यक्ष। इन्होंने ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपने सवाल को क्या कह रहा है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया, तो 26 जनवरी सन 1923 को मनाया गया पूर्ण स्वराज। मतलब इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत ने सबसे पहली बार अपना स्वराज यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया। आप लोगों को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन एक चालू हुआ था, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब इसका क्या मतलब है, भारत छोड़ो मतलब क्या, कौन भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। यह आंदोलन कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 1942। कब, 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, इसी आंदोलन को चालू करने के बाद जो है महात्मा गांधी एक नारा देते हैं, करो या मरो। मतलब अब देखो हमारे पास कोई चारा नहीं है, या तो कुछ कर जाओ या फिर पूरी तरह से तुम सब के सब मर जाओ। मतलब छोड़ दो, तुम्हें फिर आजादी नहीं मिलने वाली है, तुम पूरी लाइफ जो है इसी तरह से गुलामी में रहोगे, अंग्रेजों के गुलाम रहोगे। इतना बड़ा नारा दिया गया था, किसके द्वारा, करो या मरो का नारा। आपके एग्जाम में बनता है सवाल कि करो या मरो, मरो का नारा। अब तो सिंपल हो गया है, सबको पता हो गया कि महात्मा गांधी दिए, लेकिन ये पूछा जाता है कि करो मरो का नारा जो है वो मतलब किस में दिया गया था, किस आंदोलन में। ऑप्शन रहेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप मार दीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में आपका करो या मरो का नारा दिया गया था। अच्छा, जिस दिन ये नारा दिया गया 8 अगस्त को, उसके एक दिन बाद यानी 9 अगस्त को आपका चलता है ऑपरेशन जीरो आवर। ये ऑपरेशन जीरो आवर किसके द्वारा चलाया जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता है। क्या होता है इसमें, जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। और जैसे महात्मा गांधी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, इन सभी लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय ये जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है यह विफल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब ये होता है कि किसी को भी पकड़ो और जेल में डाल दो, कोई पूछना ताछना नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो है वो कितना भारत के ऊपर अपना जो है रोब झाड़ते थे, किस प्रकार से हम लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये जो सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी कार्य समिति का भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पर, तो वर्धा याद रखिएगा। वर्धा कहां है, महाराष्ट्र में है। सूरत आपका कहां देखने को मिलता है, गुजरात में। बिहार तो पता ही है, कलकत्ता, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। और इसी 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त को आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलता है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है कि जो तमाम अधिवेशन हुए इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला सवाल है आपका, ऑप्शन देखिएगा कि क्या बेलगांव का जो अधिवेशन है वो 1924 में हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या महात्मा गांधी किए थे। तो देखिए बात सही है, महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन में सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे थे। कहां पे, बेलगांव कर्नाटक में। ये बेलगांव कहां है, कर्नाटक। कर्नाटक सबको पता होगा, मान लीजिए भारत का थोड़ा सा मैप है साउथ का, तो कर्नाटक आपको देखने के लिए यही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे केरल रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। रफली मैप हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर है आपका। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरी बात कर रहा है कि कलकत्ता का अधिवेशन 1928 में सरोजनी नायडू ने किया था। तो सबको पता होगा कि सरोजनी नायडू वही महिला है जो भारतीय महिला होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे स्थापित होने वाली पहली महिला होती है, पहली भारतीय महिला। लेकिन अगर कोई भी महिला हो, चाहे विदेश की हो भारत की हो, तो वो एनी बेसेंट 1917, याद रखिएगा। ठीक है,
हरिपुरा अधिवेशन सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में, सही है ये। मेरठ अधिवेशन 1946, आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। यानी पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था वो 1928 में सरोजिनी नायडू ने नहीं किया था अध्यक्ष का पद, वो थे जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था उनका? मोतीलाल नेहरू। और ये मोतीलाल नेहरू थे कौन दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1928 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो क्या कांग्रेस के सन 1916 के अधिवेशन में, या 1920 के, 1918, 1938? आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इससे कम से कम आपका 4 से 5 सवाल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए, क्या जो कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था, यहीं पर जो है होम रूल जो है उसका पहली बार स्थापना किया गया था। अब ये होम रूल क्या होता है? होम मतलब घर होता है, और रूल मतलब नियम होता है। घर का नियम, किस घर का नियम? आपके घर का? जी नहीं, वहां पे बाल गंगाधर तिलक नाम के एक क्या थे, आप सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। इनके 2 समाचार पत्र आपको पता होगा, एक मराठा था और एक केसरी। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो मराठा है वो मराठा भाषा में नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा में है, और जो केसरी है वो मराठा भाषा में है। ये जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, इन्होंने पुणे में, कहां पे? पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ये और एनी बेसेंट दोनों लोग मिलकर के। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी देख लेते हैं हम लोग। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो होम रूल समर्थक होते हैं वो कलकत्ता में अपना जो है बोलबाला, मतलब अपनी प्रक्रिया के द्वारा जारी रखते हैं। फिर प्रयासों से जो है कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल, एक हो जाते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 1916 के अधिवेशन में। पैक्ट में जो आपका हुआ था लखनऊ पैक्ट, इसमें होम रूल नेताओं यानी एनी बेसेंट व तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जो गदर क्रांति है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो गदर पार्टी है दोस्तों, इसकी स्थापना हरदयाल ने किया था। हरदयाल और 2-3 लोग मिलकर के थे। आगे चल के इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब देखिए गदर क्रांति छिड़ने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि कामागाटा मारू एक घटना हुई थी। तो ये कामागाटारू घटना की बात अगर किया जाए तो ये आपको देखने के लिए दोस्तों मिलता है 1914 ईस्वी में घटित जो कामागाटारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे आप कनाडा में नहीं घुस सकते हैं, उस समय तत्कालिक सिचुएशन यही था। अच्छा, इसलिए लगाया गया था कि भारत से सीधे कनाडा कोई न आ सके। आज भी देखेंगे अगर आप लोग तो कनाडा में बहुत से लोग हैं जो पंजाब वाले क्षेत्र को आजाद करवाने पे लगे रहते हैं, खालिस्तानी रूप में वहां पे समर्थक बैठे रहते हैं। इसलिए भारत की सख्त चेतावनी होती है कनाडा को कि आप भारत के आंतरिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप ना करिएगा। और कनाडा इस चीज को भली भांति समझता है कि भारत वो पहले का भारत नहीं है, आज का ये शक्ति वाला भारत है। उस समय नौ परिवहन जो होते थे इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के किया जा सके। मतलब आप कोई भी यात्रा कर रहे हो तो उस टाइम पे, जैसे आज के समय पे तो आपको जगह जगह क्या मिल जाता है, कहीं बस मिल जाती है, कहीं ट्रेन मिल जाती है, एरोप्लेन मिल जाता है। तो उस जमाने में 1914-15 जब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, कहाँ था इतना सिस्टम? बस एक ही सिस्टम था कि आप समुद्र में जो है नाव के माध्यम से जा सकते थे। तो कनाडा वैसे भी प्रतिबंध लगा दिया भारतीयों को कि बगैर किसी पड़ाव के आप नहीं जा सकते। लेकिन 1913 ईस्वी याद रखिएगा कि कनाडा का जो उच्च न्यायालय है इसने अपने एक निर्णय लिया। उस निर्णय में इन्होंने ये बताया कि ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। कितने भारतीय? 35। अच्छा, इस निर्णय के बाद जो है उत्साहित होकर भारत के गुरदीप सिंह ने कामागाटारू में एक नामक जहाज को किराए पर लेकर के
376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह पर चले गए। कहां पे? कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात दोस्तों ये देखने के लिए मिला कि कनाडा की जो पुलिस ने भारतीयों को घेराबंदी कर लिया। कितने लोगों को? 376 लोगों को जो जहाज में बैठे थे उनको पूरी तरह से घेर लिया। अच्छा, घेराबंदी करके उन्हें देश में घुसने से मना किया, लेकिन भारत जो है, ब्रिटिश की सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने के लिए क्या किया? आदेश दे दिया। और जहाज जो है जब भारत के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पे सुरक्षित सब लोग शामिल हुए। तो ये चीज कहां पे होम रूल की चीज देखने के लिए मिलती है? कामागाटारू प्रकरण के माध्यम से। देखिए, ये जो गदर क्रांति है इसके छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, क्या था? कामागाटामारू घटना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। ये आज का आखिरी सवाल है, यानी इसके बाद एक क्लास और लेंगे हम, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इस टॉपिक को हम लोग समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आप लोग बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? ये तो किसी को भी पता होगा। एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, ब क म ई। ये क्या है? ये शुरुआत के 4 अधिवेशन है। कौन कौन से? 1985 का, 1986 का, 1987 का, और ये 1988 का। और ये चारों इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी में पहला अंग्रेज अध्यक्ष मिल जाता है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष मिल जाता है, और पहला पारसी अध्यक्ष भी मिल जाता है। देखिए कौन कौन है, हम लोग थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं इस चीज का। 1885 में बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ये कहां पे होता है? तो ब से बंबई में होता है। चीज क्लियर हो गया? पहला अधिवेशन कहा? 1985 में। अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में। दूसरा चीज याद रखिएगा, दूसरा अधिवेशन आपका हुआ कलकत्ता में। कहा दोस्तों? कलकत्ता। कौन था अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी। अब ये दादा भाई नौरोजी वही हैं जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी तो उस समय कांग्रेस पद के अध्यक्ष पर दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला है। और उसके बाद अगर एक बात और किया जाए इनके बारे में, तो स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो दूसरा अधिवेशन हो गया क्लियर। तीसरा अधिवेशन, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे, पारसी अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन 1987 में होता है। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये अधिवेशन कहां होता है? मद्रास में। क्लियर हो गया? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। आखिरी अधिवेशन 1988 अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कौन बनते हैं? तो जॉर्ज यूल बनते हैं। कौन? जॉर्ज यूल। अच्छा, ये क्या होता है? ये पहला ऐसा अंग्रेज होता है जो कि कांग्रेस के पार्टी पर अध्यक्ष का पद संभालता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे इस सेशन को, इसमें कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप लोग सवाल को सॉल्व किए होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे एक बात किया जाए तो आगे जो हम लोग सेशन लेकर के आएंगे इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे, पार्ट नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे, और उसमें जितने भी सवाल शेष बचा होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।